स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के YouTube चैनल में। और काफ़ी लंबे समय बाद आज हम उपस्थित हुए हैं हॉस्टल मैनेजमेंट प्रबंधन के MCQs के ऊपर, यानी छात्रावास प्रबंधन के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं उसे लेकर हम आज आए हैं। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि इस टेस्ट में जो अगले आने वाले जो 20 प्रश्न हैं उसे आप किस प्रकार तैयार करें और किस प्रकार इसमें तैयारी को अपना अच्छा करें। तो सबसे पहले किसी एक स्थान पर अपने पेज पर या आप किसी भी वाइट पेपर पे या अपनी कॉपी पे इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिए जिसमें क्रमांक, प्रश्न, सही और गलत इस टाइप की मार्किंग कर लीजिए और 1 से 20 तक की इसमें नंबरिंग कर लीजिए। 20 प्रश्न हम यहाँ करेंगे और जो प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ पहले अपना जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और जैसे ही आप जवाब देते हैं उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा और अपनी मार्किंग करते चलिएगा। और मार्किंग करने के बाद अंत में अपना आकलन कीजिएगा कि इन 20 प्रश्नों में आप कितने सही कर रहे हैं। तो बिना विलंब करिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, छात्रावास में सामान्य साफ सफाई का प्रभारी होता है। क्वेश्चन आप एक ध्यान दीजिएगा कि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो कृपया प्रश्न को आराम से और ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि छात्रावास में सामान्य साफ सफाई का प्रभारी होता है। साफ सफाई का प्रभारी मतलब साफ सफाई का इंचार्ज है। जो संस्था की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो किस पर निर्भर करेगी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है अधीक्षक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्वच्छता समिति, ऑप्शन सी निगरानी समिति और ऑप्शन डी छात्र समिति। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहाँ पे, आप सभी जवाब दे दीजिए अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने जवाब को। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि छात्रावास में संचालन के लिए अलग अलग समिति, हम यहाँ पे आपका थोड़ा सा रिकैप भी रिविजन भी करते चलेंगे। तो छात्रावास में संचालन के लिए अलग अलग समिति बनी हुई होती है। तो समिति को आप मुख्य रूप से जानते हैं। तो पहला एक समिति आप जानते हैं छात्रों की समिति जो बनती है अलग अलग कार्यों के लिए। एक होती है निगरानी समिति जो छात्रावास की निगरानी के लिए बनती है। और एक होती है आपकी प्रवेश समिति जो छात्रावास से प्रवेश निर्धारण के लिए बनती है। इस प्रकार से कुछ विशेष समितियां हैं। तो आपको यहाँ बताने की कौन से समिति साफ सफाई के लिए या कौन सी जो है वो साफ सफाई के लिए प्रभारी होती है। तो सही उत्तर है छात्रावास अधीक्षक। संस्था में साफ सफाई के लिए पूर्ण जवाबदारी किसकी होती है? छात्रावास अधीक्षक की होती है। छात्रावास अधीक्षक क्या करता है? चतुश्रेणी कर्मचारियों के द्वारा, आप जानते हैं संस्था में चतुश्रेणी कर्मचारी होते हैं। तो चतुश्रेणी कर्मचारियों के द्वारा क्या करता है? संस्था में साफ सफाई क्या करता है? स्वच्छता क्या है? मेंटेन करता है, स्वच्छता निर्मित करता है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? छात्रावास अधीक्षक। अगर मान लीजिए यहाँ पर अधीक्षक नहीं होता तो चतुश्रेणी कर्मचारी होते तो आप उससे लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में कौन अधीक्षक है, मोस्ट सुटेबल क्या है? अधीक्षक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? छात्रावास में सामान्य साफ सफाई का प्रभारी कौन होता है? अधीक्षक होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। छात्रावास मेस का मुख्य उद्देश्य है, जो मेस व्यवस्था संचालित होती है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक छात्रावास में एक मेस व्यवस्था होती है। तो इस मेस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। उद्देश्य क्या है? पहला, रुचि अनुसार भोजन, पहला रुचि के अनुसार भोजन मिलना चाहिए, पहला है। दूसरा, नियमित रूप से भोजन मिलना चाहिए। तीसरा, जो शासन से राशि आती है उसका पूर्ण रूप से दोहन होना चाहिए, पूर्ण रूप से राशि को समाप्त करना चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। या चौथा डी जो है संतुलित और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्धता। ये आप बताइए, ऑप्शन में आप राइट डाउन कर लीजिए अपना उत्तर। तो इसका सही उत्तर है संतुलित एवं स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्धता। रुचि के अनुसार भोजन जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। रुचि एक व्यक्ति विशेष का होता है कि किसी छात्र की रुचि मान लीजिए अधिक मिर्च मसाले वाले खाद्य पदार्थों करने में है और दूसरा ही कोई छात्र क्या चाहते हैं, कम नमक वाला मान लीजिए कोई छात्र चाहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप रुचि देखेंगे तो प्रत्येक छात्र की रुचि के अनुरूप तो भोजन व्यवस्था नहीं हो सकती है कि उसे जो अच्छा लगे। हो सकता है कोई बच्चा लौकी की सब्जी नहीं खाता है और ये सोचेगा कि संस्था में कभी लौकी बने ही ना। तो इस प्रकार से दूसरा नियमित भोजन होता ही छात्रावास में। तीसरा होता है शासन द्वारा प्राप्त राशि का पूर्ण दोहन। राशि विभिन्न उपयोगों होती है और विभिन्न प्रकार के उसमें दोहन, जैसे विशेष भोजन होता है, ये सारी चीजें होती। तो सबसे मोस्ट सुटेबल इसमें जो ऑप्शन क्या है वो आपका डी है कि संतुलित एवं स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्धता। स्वास्थ्य का भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित भोजन होना चाहिए और स्वास्थ्यकर अर्थात भोजन उससे के नियमित रूप के खाने से जो छात्रों का स्वास्थ्य है वो खराब ना हो। अगर आप रोज मिर्च मसाला वाला भोजन बनाएंगे, रोज हाई ऑयली बनाएंगे तो उससे छात्रों के स्वास्थ्य पर क्या होगा? विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये उसका सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है डी, संतुलित एवं स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्धता हमारे मेस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है।
इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। क्या छात्रावास प्रबंधन में सम्मिलित नहीं है, यानी इन लिखित में से कौन से कार्य जो है वो छात्रावास प्रबंधन में सम्मिलित नहीं है? तो पहला है व्यवस्थित शयन कक्ष, दूसरा है कक्षों का आवंटन, तीसरा है नियमानुसार प्रवेश, इसे नियमानुसार कर लीजिएगा, नियमानुसार प्रवेश, चौथा है शाला स्तर पर अध्ययन। तो आपको बताना है कि कौन सा छात्रावास प्रबंधन में सम्मिलित नहीं है। जब ऐसे कोई सवाल आ रहे हैं जिसमें नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कीजिएगा, क्या हो सकता है वो देखिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, पहला व्यवस्थित शयन कक्ष, बिल्कुल आपके जो शयन कक्ष हैं वो व्यवस्थित होने चाहिए, तो ये होगा इसका ऑप्शन। दूसरा है कक्षों का आवंटन, बच्चों को आप उनके कमरों का आवंटन करेंगे, ये भी सही जवाब है। तीसरा है नियमानुसार प्रवेश, छात्रावास प्रबंधन में प्रवेश कैसा होना चाहिए, नियम के अनुरूप होना चाहिए। और चौथा पॉइंट आता है शाला स्तर पे अध्ययन। तो आप जानते हैं कि जो छात्रावास होते हैं मुख्य रूप से जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास होते हैं, वहाँ पे छात्र क्या करते हैं, अन्यत्र अध्ययन करते हैं, अर्थात उनका विद्यालय क्या होता है, अलग होता है। विद्यालय कैसा होता है, पृथक होता है। तो यहाँ पर अलग से होता है, तो यहाँ पे इसका मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, शाला स्तर पर अध्ययन, ये इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा डी, शाला स्तर पर अध्ययन छात्रावास प्रबंधन में सम्मिलित नहीं है इस क्वेश्चन के अनुसार पे। अगर मान लीजिए वह आश्रम हो गया तो यहाँ पर इस आश्रम व्यवस्था में क्या होता है, शाला स्तर पर अध्ययन होता है। तो इस प्रश्न के आधार पर, एक ऑप्शंस के आधार पे सही ऑप्शंस क्या होगा, शाला आधार पर अध्ययन। अगला चलते हैं, छात्रावास के छात्र रात्रि में संस्था का त्याग किस प्रकार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी छात्रावास के बच्चे को रात्रि में कहीं जाना है तो किस प्रकार जा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है अपने माता पिता से पूछकर, दूसरा है विद्यालय प्रमुख से अनुमति लेकर, तीसरा है चतुश्रेणी कर्मचारी से अनुमति लेकर, अर्थात जो वहाँ कर्मचारी उपस्थित है उससे पूछकर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप सही उत्तर दे लीजिए जल्दी से। जी, आप लोगों ने सही उत्तर लिख लिया। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। नोटिस ध्यान दीजिएगा कि छात्रावास में रात्रि में संस्था का त्याग किसी भी परिस्थिति पे नहीं किया जाता है। विशेष कारण होने पे अधीक्षक की अनुमति आवश्यक है। बिना अधीक्षक की अनुमति से रात्रि में संस्था का त्याग नहीं होता है, और अधीक्षक भी ऐसे किसी परिस्थिति या ऐसे किसी जो है उसे नियमित रूप से नहीं करता। एकदम विशेष हो, मान लीजिए किसी बच्चे के घर में अगर उसके माता पिता की तबीयत खराब हो गई हो या उसे घर से कोई बुलाने आए हैं, लेने आए हैं, तो एकदम ही विशेष परिस्थिति पे ये होता है। अन्यथा छात्रों को रात्रि के समय में संस्था का त्याग की अनुमति नहीं दी जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगर अनुमति देना है तो अनुमति कौन देगा, अधीक्षक देगा, और वो भी इस स्थिति में देगा कि छात्र की सुरक्षा सर्वोपरि है उसके लिए। अच्छा, अकेले छात्रों को, अकेले किसी बच्चों को घर जाने नहीं देना है, अकेले नहीं जाना है, वह किसी जिम्मेदार के या किसी अपने जिम्मेदार व्यक्ति के साथ आएंगे तभी उन्हें जाने देना होता है, अदरवाइज नहीं जाने देना होता। और जाने की परिस्थिति बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस पे होता है, सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, ये याद ध्यान रखिएगा। सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, किसी कन्या छात्रावास से किसी छात्रा को अवकाश पर घर किसके साथ भेजना चाहिए। बात यहाँ पे विशेष रूप से कर रहे हैं किसी गर्ल्स हॉस्टल के लिए, कि किसी गर्ल्स हॉस्टल से किसी छात्रा को अपने घर जाना है अवकाश पर, तो वह घर उसे किसके साथ भेजना चाहिए। पहला है परिवार के किसी व्यक्ति के साथ, दूसरा कोई भी व्यक्ति जिसे छात्रा पहचानती है उसके साथ, तीसरा केवल अपने पिता के साथ, और चौथा प्रवेश के समय जो दस्तावेज हैं माता पिता या पालक का जो उन्होंने दस्तावेज दिया हुआ है उसके आधार पर। चलिए आप जल्दी से सभी जवाब दे लीजिए इसका। तो इसका सही जवाब है डी, छात्रावास प्रवेश के समय दर्ज दस्तावेज के आधार पर। आपको बताना चाहूँगा कि छात्रावास में जो प्रवेश होता है विशेष रूप से कन्या छात्रावासों में, तो क्या होता है कि माता पिता और एक स्थानीय गार्जियन, यानी कि कोई स्थानीय पालक हो, उनकी फोटो क्या होती है, संस्था में एक रजिस्टर में मेंटेन की जाती है। और जब पालक आते हैं तो इन्हीं रजिस्टर में इस फोटो के मिलान के स्वरूप ही कन्या छात्रावास में छात्राओं को क्या किया जाता है, घर भेजा जाता है। उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं भेजा जाता नियमानुसार। तो यहाँ पर सही उत्तर है प्रवेश के समय दर्ज दस्तावेज माता पिता या पालक के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं। मान लीजिए उसके पिताजी की फोटो अगर प्रवेश के समय नहीं दी गई है तब उनके साथ भी वो बच्ची क्या है, नहीं जा सकती है।
तो यहाँ पर ये नियम है छात्रावास में, कन्या छात्रावास में अगर अवकाश में घर भेजना है उसका। तो चलिए आगे के प्रश्न में चलते हैं। क्या अधीक्षक का नियमित कार्य नहीं है? मतलब यहाँ पे कुछ कार्य एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कार्य नियमित रूप से अधीक्षक का कार्य नियमित कार्य नहीं है, मतलब वह कार्य नहीं है जो वो रोज नहीं करता। प्रश्न को समझिएगा, क्या अधीक्षक का नियमित कार्य नहीं है, अर्थात अधीक्षक का कार्य तो है परंतु कैसा नहीं है, नियमित यानी रेगुलर वाला कार्य नहीं है, रेगुलर। तो यहाँ पर पहला इसमें ऑप्शन है छात्रों की उपस्थिति लेना, छात्रों की उपस्थिति लेना है। दूसरा है मेस का निरीक्षण करना। तीसरा निगरानी समिति की बैठक आहूत करना। और चौथा है व्यय पंजी में जानकारी भरना। तो इसे आप लोग उत्तर दे दीजिए, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है निगरानी समिति की बैठक। निगरानी समिति की बैठक आप लोग को बताना चाहूँगा, इसका सही उत्तर है निगरानी समिति की बैठक सी। और इसका मेन क्या होता है कि निगरानी समिति की बैठक जो होती है ये 1 से 2 माह में होती है। तो प्रतिदिन रेगुलर नहीं होती इस समिति की बैठक, एक या 2 माह में, प्रत्येक 1 या 2 माह में एक बार होती है। या किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष कार्य में अनुमति लेने के लिए की जाती है, तो यह निगरानी समिति की बैठक होती है। यहाँ पर नियमित अर्थात दैनिक रूप से क्या क्या अधीक्षक का कार्य होता है ये ध्यान रखिएगा। उपस्थिति लेना होता है, मेस का निरीक्षण करना होता है, व्यय पंजी जो होती है उसमें जानकारी भरना होता है। ये नियमित कार्य हैं अधीक्षक के। निगरानी समिति की बैठक क्या है, मासिक, आप कह सकते हैं महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ये कार्य किया जाता है। इसके बाद अगला चलते हैं, एक प्री मैट्रिक संस्था में किस कक्षा से किस कक्षा तक छात्र निवास करते हैं? आपको ये बताना है शासन स्तर पर जो प्री मैट्रिक संस्थाएं चलती हैं उसमें कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के छात्र रहते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा 6वीं से 8वीं तक की। दूसरा है कक्षा 6वीं से 12वीं तक। तीसरा है कक्षा 1 से 8वीं तक। और चौथा है 6वीं से 10वीं तक। आपको ये बताना है, जल्दी से आप उत्तर दे लीजिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कक्षा 6वीं से 10वीं तक। यहाँ पर प्री मैट्रिक हॉस्टलों के बारे में पूछा है, तो प्री मैट्रिक हॉस्टल में जो सीमा रहती है कक्षा 6वीं से 10वीं तक। एक बार मैं और आपको छात्रावास के हमारे विभाग की छात्रावास आश्रम व्यवस्था को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विभाग होता है उसमें छात्रावास और आश्रम संचालित होते हैं। तो ये किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं आश्रम, सबसे पहले आश्रम ले लेते हैं और इसके बाद होता है छात्रावास। आश्रम भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक आश्रम, पहला होता है प्राथमिक, और दूसरा होता है माध्यमिक आश्रम। प्राथमिक आश्रम होता है कक्षा 1 से 5वीं तक। माध्यमिक आश्रम होते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं तक, या 1 से भी 8वीं आप ले सकते हैं, कहीं पर कंटिन्यूशन में होता है तो 8वीं तक होते हैं माध्यमिक आश्रम। इसके बाद छात्रावास में होते हैं 2, प्री मैट्रिक छात्रावास और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। प्री मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 11वीं से लेकर आपके कॉलेज पीजी यूजी तक। तो अलग अलग इन्हें भी कई जगह यूनिफाइड है, यूजी पीजी तक होता है। तो इस प्रकार से विभाग की छात्रावास आश्रम व्यवस्था है। छात्रावास आश्रम व्यवस्था कौन से विभाग की? आदिम जाति कल्याण विभाग की। तो इसका सही उत्तर है डी, कक्षा 6वीं से 10वीं तक। इसके बाद चलते हैं कि छात्रावास बच्चों को कमरों का आवंटन कौन करता है। जो छात्रावास में बच्चे आते हैं प्रवेश के उपरांत, तो इन बच्चों को जो कक्षों का आवंटन है, कौन सा बच्चा कौन सी कमरे में रहेगा, इसका आवंटन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है विद्यालय का प्रमुख। दूसरा है डायरेक्टर, संस्था का डायरेक्टर जो है। तीसरा है छात्र समिति का अध्यक्ष। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। चूंकि छात्रावास में छात्रावासी बच्चों को कमरों का आवंटन कौन करता है? छात्रावास अधीक्षक करता है। इससे सही उत्तर क्या है? इनमें से कोई नहीं, छात्रावास अधीक्षक करेगा कमरों का आवंटन बच्चों को, ये उसका उत्तर है। तो सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। इसे आप मार्किंग कर लीजिएगा। एक्सप्लेन करने के ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग को क्लियर है ये। इसके बाद चलते हैं आगे। किसी अधीक्षक का प्राथमिक दायित्व होता है, किसी भी छात्रावास अधीक्षक का प्राथमिक दायित्व होता है, यानी मूल दायित्व उसका क्या है ये आपको बताना है। पहला है छात्रावास को अध्ययन की जिम्मेदारी,
छात्रावास के बच्चों की अध्ययन की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। दूसरा है छात्रावासों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना है, उसकी जिम्मेदारी। तीसरा है छात्रावासों के वित्त का प्रबंधन, छात्रों के वित्त का प्रबंधन करना है। और चौथा होता है छात्रों की सुरक्षा और सामान्य देखरेख। तो आपको इन 4 कार्यों में से बताना है, सभी अधीक्षक के कार्य हैं। तो सबसे प्राइमरी कार्य क्या है अधीक्षक का, यह आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें यह आपको चिन्हित करना है कि कौन सा सबसे प्राइमरी कार्य है अधीक्षक का। तो इसका सही उत्तर है छात्रावासों की छात्रों की सुरक्षा और सामान्य देखरेख। ये प्राइमरी कार्य है, प्राथमिक कार्य, ये सभी इसके कार्य हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी कार्य वो क्या है, छात्रावास के छात्रों की सुरक्षा और सामान्य देखरेख, ये इसका सही उत्तर है। अगर इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप सभी मार्किंग करते चलिएगा, अपने आप को वैल्यूएट करना है आपको, तो आप मार्किंग जरूर कीजिए। अगला, किसी छात्रावास अधीक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि क्या इसमें से किसी छात्रावास अधीक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है छात्रों का व्यवहार, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है अनुशासन और चौथा है इनमें से सभी। तो आपको सही उत्तर देना है, आप सही उत्तर दे लीजिए, हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त, इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सभी छात्रावास अधीक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, संस्था में स्वच्छता होनी चाहिए और अनुशासन तो सर्वोपरि है। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है, डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद चलिए अगले जीवन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि छात्रावास जीवन का लाभ क्या है। मतलब छात्रावास जीवन से क्या लाभ है, आपको ये बताना है। पहला, यह शासन के नीतिगत मामला, मतलब जो भी लाभ हो वो शासन स्तर पे होता है। ये आपको बता दूंगा, क्वेश्चन कुछ समय पूर्व EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो छात्रावास अधीक्षक का पेपर था, इसमें हमारे जो 20 क्वेश्चन है उसमें से कुछ प्रश्न उस पेपर के भी हमने लिए हैं। तो ये प्रश्न मुझे याद आ रहा है, ये EMRS के क्वेश्चन पेपर से है। तो छात्रावास जीवन का क्या लाभ है ये आपको बताना है। तो यह शासन का नीतिगत मामला है, पहला। दूसरा, सामाजिकरण स्वतंत्र लाभ, सामाजिकरण और स्वतंत्र लाभ। तीसरा, निजता की कमी। और चौथा है छात्रों को आज़ादी मिलती है छात्रावास जीवन से, आपको ये बताना है। तो क्या नहीं हो सकता, देखिए छात्रों को आज़ादी, एकदम स्वतंत्रता नहीं देनी है तो ये तो नहीं हो सकता है। निजता की कमी या छात्रों की प्राइवेसी में हमको कमी करना, ये भी इसका रीज़न नहीं है। नीतिगत मामला है, नीतिगत मामला है शासन स्तर पे, लेकिन इतना भी गोपनीय नहीं कि आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहला, सबसे सही और सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसका सही उत्तर हो क्या है, समाजीकरण स्वतंत्र लाभ। अर्थात इससे क्या होता है, बच्चे का समाजीकरण होता है। इससे क्या होता है, छात्र का समाजीकरण होता है और स्वतंत्रता वो सीखता है थोड़ी सी। तो मुख्य रूप से क्या है, छात्रावास से क्या करता है, समाजीकरण करता है। तो उसके जीवन में, समाज में रहने की प्रक्रिया को क्या करता है, अच्छा करता है। उसे विभिन्न लोगों के बीच रहना सिखाता है, उसे विभिन्न लोगों के बीच क्या कहता है, रहना सिखाया जाता है। छात्र अपनी जिम्मेदारी समझता है संस्था में रह के, ये भी याद रखिएगा, जिम्मेदारी समझता है। साथ ही साथ वह विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, तो वह स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है, स्वावलंबी होता है। तो ये सभी छात्रावास रहने से जीवन में लाभ मिलते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, सामाजिकरण में स्वतंत्र लाभ है। इसके बाद चलते हैं, विभागीय प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जो आप परीक्षा दे रहे हैं उनमें ये बताना है कि जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास हैं वो मुख्य रूप से किस विभाग के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला है उच्च शिक्षा विभाग, दूसरा है आदिम जाति कल्याण विभाग, तीसरा है खेल विभाग और चौथा है तकनीकी शिक्षा विभाग। तो इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप लोगों ने दे लिया, इसका सही उत्तर है आदिम जाति कल्याण विभाग। इसका सही उत्तर है विभागीय प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो छात्रावास हैं कौन से विभाग के अंतर्गत हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग। कहीं कहीं पे आपको ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा नहीं मिला है, अगर आपको लिखा हुआ है आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, अगर भी आपको लिखा हुआ है तो ये भी सही उत्तर है। विभाग का ये नाम है आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, ये पूरा नाम है विभाग का। इसे शॉर्ट में आदिम जाति कल्याण विभाग या आदिवासी विकास विभाग भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाए, ये ध्यान दीजिए।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्था में किसी छात्र के बीमार रहने की स्थिति पर प्रथम कार्य क्या होगा। अर्थात अगर मान लीजिए किसी छात्र बीमार हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अधीक्षक को। तो उसके लिए ऑप्शंस हैं, माता पिता के साथ घर भेज देंगे तत्काल, अर्थात माता पिता को बुलाएंगे और सबसे पहले उसे अपने संस्था से घर भेज देंगे। दूसरा है, उच्च अधिकारी को सूचित कर देंगे, जिम्मेदारी का खत्म कर देंगे, उच्च अधिकारी को बता देंगे, हो गया अपना काम। तीसरा है, तत्काल समीपस्थ अस्पताल में दिखाएंगे उसे। और चौथा है, इनमें से कुछ नहीं करेंगे। तो आप बताइए क्या करेंगे सबसे पहले अगर कोई छात्र बीमार हो गया तो इसका सही उत्तर है तत्काल समीपस्थ अस्पताल में दिखाएंगे। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो सही उत्तर है तत्काल समीपस्थ अस्पताल में दिखाना। उसके बाद ये सभी चीजें करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, तत्काल समीपस्थ अस्पताल में दिखाएंगे, उसके माता पिता को सूचित करेंगे, उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, तत्काल समीपस्थ अस्पताल में दिखाएंगे। इसके बाद अगला चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। छात्रावास में सामान्यतः सामग्रियों की जानकारी किस पंजी में रखी जाती है। मतलब छात्रावास में जो विशेष रूप से सामग्री होती है, सामग्री कहने का मतलब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपकी स्थायी जो आपकी सामग्रियाँ होती हैं, जैसे चादर हो गया, कंबल, गद्दा, पलंग, थाली, गिलास, कटोरी, इस प्रकार की सामग्रियों की बात कर रहे हैं हम। तो छात्रावास में सामान्यतः सामग्रियों की जानकारी किस पंजी में रखी जाती है, इसे आप एक्सप्लेन बताइएगा। पहला है आय व्यय पंजी, दूसरा है स्टॉक पंजी, तीसरा है रोकड़ पंजी और चौथा है दैनिक उपस्थिति पंजी। इसका जवाब दीजिए आप सभी। तो चलिए, इसका सही उत्तर है स्टॉक पंजी। जो भी चादर, कंबल, गद्दा, अलमारी, तकिया, जो भी हमारे संस्थान में सामग्रियां रहेंगी, उन सामग्री को हम किस में रखते हैं, इस स्टॉक पंजी में उसका विवरण रखते हैं। और यह स्टॉक पंजी दो प्रकार की होती है, स्थायी स्टॉक पंजी, यह स्थायी सामग्री पंजी, और दूसरा अस्थायी सामग्री, अस्थायी सामग्री पंजी। ये दो पंजियां होती हैं। आय व्यय पंजी अलग है। रोकड़ पंजी, हमें जो रोकड़ से एक्सप्लेन कंफ्यूज मत हो गया, ये एक्चुअली कैश बुक की बात कर रहे हैं। रोकड़ पंजी मतलब कैश बुक पंजी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी, स्टॉक पंजी। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी संस्था से किसी छात्र का निष्कासन किस आधार पर नहीं हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई संस्था है, वहां से आप किसी छात्र को निकालना है, निष्कासन अर्थात जिसे रस्टिकेट करना है या निकालना है या टर्मिनेट करना है, तो किस आधार पर नहीं किया जा सकता है, ये आपको ये बताना है। पहला है, संस्था की वस्तुओं के तोड़फोड़ पर। अगर मान लीजिए कोई बच्चा संस्था की वस्तुओं का तोड़फोड़ करता है, उसके आधार पर उसे नहीं निकाला जा सकता। नशीली वस्तुओं के सेवन के आधार पर, अध्ययन में रुचि नहीं होने के आधार पर, और अन्य छात्रों से मारपीट पर। प्रश्न सवाल सरल है, आप बताइएगा उत्तर पे। तो इसका सही उत्तर है अध्ययन में रुचि नहीं होने के आधार पर। यह कोई कारण नहीं है कि अगर छात्र का अध्ययन में रुचि नहीं है तो हम संस्था से निष्कासित कर देंगे, तो ये इसका उत्तर नहीं है, ये कारण नहीं है। तो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन, एप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्या, अध्ययन में रुचि नहीं होने पे। बाकी वस्तुओं के तोड़फोड़ पर, नशीली वस्तु के सेवन पर और मारपीट पर संस्था से निष्कासन तत्काल हो सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है अध्ययन में रुचि नहीं होने पर। इसके बाद अगला चलते हैं, कन्या छात्रावास में अधीक्षक कौन होता है। आपको ये बताना है कि कौन है जो कन्या छात्रावास में अधीक्षक हो सकता है या होता है। पहला है ऑप्शन, केवल महिला। दूसरा है महिला या पुरुष, महिला और पुरुष दोनों, ध्यान दीजिएगा और लगा हुआ है बीच में। तीसरा है पुरुष अथवा महिला, और चौथा है केवल पुरुष। तो इसका सही उत्तर है जो हमारे विभागीय छात्रावास आश्रम होते हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के, उन छात्रावासों में जो केवल महिला ही कन्या छात्रावास में प्रभारी अधीक्षक होती है, वहाँ की अधीक्षिका होती है। तो इसका सही उत्तर है केवल महिला। ध्यान दीजिएगा, मैं किसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वर्तमान में जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के हॉस्टल हैं, मैं उनके लिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी विभागों में नियम अलग हो सकते हैं। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट में केवल महिला ही कन्या छात्रावासों में अधीक्षिका होती है, पुरुष वहाँ पे किसी भी स्थिति पे नहीं होते हैं। इसके बाद अगले सवाल में चलते हैं, किसी छात्रावास में कौन सी समिति नहीं होती है। विभिन्न अलग अलग समितियां हैं, तो आपको बताने कि कौन सी समिति सामान्य रूप से किसी छात्रावास में नहीं होती है। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन है अनुशासन समिति, दूसरा है छात्र समिति, तीसरा है निगरानी समिति, और चौथा है प्रवेश समिति। सामान्य रूप से आपको बताना है कौन सी समिति नहीं होती है।
तो इस ऑप्शंस के आधार पर, यहाँ ऑप्शंस के आधार पर आपको उत्तर होगा क्या, अनुशासन समिति। लेकिन जो अवश्य होती है किसी संस्था पे, प्रवेश समिति, प्रवेश के लिए समिति गठित की जाती है। दूसरा है निगरानी समिति, और छात्रों की अलग अलग समिति बनती है, तो उस छात्र समिति, अनुशासन समिति किसी संस्था में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर ये 3 समिति अवश्य होंगी, ये 3 समिति अवश्य होंगी। अनुशासन समिति अधीक्षक चाहे तो निर्मित कर सकता है इन हाउस, और ना चाहे तो नहीं भी कर सकता, बट यहाँ पे ये जो 3 समितियां हैं ये अवश्य होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर सही उत्तर कौन है, अनुशासन समिति। इसके बाद अगला चलते हैं, छत्तीसगढ़ में किस विभाग द्वारा छात्रावास का संचालन नहीं किया जाता। आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, कौन से ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा छात्रावास का संचालन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है आदिम जाति कल्याण विभाग, दूसरा है शिक्षा विभाग, और तीसरा है खेल विभाग, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा विभाग है जो छात्रावास का संचालन नहीं करता है। चलिए, इसका सही उत्तर आप लोगों ने दे लिया होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास का संचालन किया जाता है। आप जानते हैं जो परीक्षा हम दे रहे हैं और जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है, प्रयास है, आश्रम है, इसका सभी का संचालन कौन करता है, आदिम जाति कल्याण विभाग करता है। इसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा भी छात्रावास आश्रमों का संचालन होता है, विशेष रूप से कस्तूरबा विद्यालय, ये वो छात्रावास है जो बालिकाओं के लिए चलता है, इसका संचालन कौन करता है, शिक्षा विभाग करता है। पोटा केबिन जो बस्तर क्षेत्र में संचालित होता है, इसे कौन संचालित करता है, इसे भी शिक्षा विभाग संचालित करता है। खेल विभाग के द्वारा साई के हॉस्टल्स होते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अलग खेल विभाग के अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ भी अधीक्षक और छात्रावास का संचालन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त तीनों विभाग द्वारा छात्रावासों का संचालन होता है, तो सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगले चलते हैं, किसी संस्था में छात्रावासी बच्चों को प्रदान करने वाली सामग्रियों की सही सूची होगी, अर्थात कुछ सामग्रियां हमने बताई हैं, इन सामग्रियों में आपको ये बताना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जो सामग्री छात्रावासों को सुटेबली मिलती होगी, एप्रोप्रिएशन में बताना है, उसकी उपयोगिता के आधार पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चादर, गद्दा, कंबल और साइकिल, ये वो सामग्री है जो छात्रावासी बच्चों को दिया जाता है। दूसरा है कुर्सी, टेबल, बुक सेल्फ और टेबल लाइट, ये आपको सेकंड ऑप्शन है। तीसरा है चादर, गद्दा, टेबल और चेयर, चादर, गद्दा, टेबल और चेयर। और चौथा है गद्दा, बाल्टी, मग और झाड़ू। तो आपको बताना सही सूची इसमें क्या होगी जो छात्रावास बच्चों को अवश्य मिलेगी इनमें से, इन चारों वस्तुओं में से। तो इस ऑप्शंस के आधार पर यहाँ पर जो अपना सही उत्तर है वो सी है, चादर, गद्दा, टेबल और चेयर। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड से बनाइए कि क्या है, चादर, गद्दा अवश्य मिलेगा, टेबल, चेयर भी बच्चों को विशेष रूप से दी जाती हैं अधिकांश संस्थाओं पे। पहला ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे साइकिल वाला वर्ड है, जरूरी नहीं सभी बच्चों को साइकिल दिया जाए। दूसरे में आप देखेंगे बुक सेल्फ, प्रत्येक बच्चों के लिए बुक सेल्फ नहीं होता, व्यक्तिगत स्तर पर बुक सेल्फ नहीं होता। और टेबल लाइट, ये भी व्यक्तिगत स्तर पे इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि सभी बच्चों को प्रदान किया जाए। इसके बाद तीसरे ऑप्शन में देखिएगा मग और झाड़ू, झाड़ू भी प्रत्येक बच्चे को, ऐसा नहीं कि मग, बाल्टी का झाड़ू प्रत्येक बच्चे के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअली हर बच्चों को दिया जा सकता है वो क्या है, चादर, गद्दा, टेबल और चेयर। इस आधार पर सही उत्तर क्या है, सी। अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। अंतिम क्वेश्चन है किसी कार्य की अनुमति किसी संस्था में किस कार्य की अनुमति नहीं होगी। मतलब कोई इतने सारे कार्य हैं हमारे पास, तो कौन सी कार्य की अनुमति किसी संस्था पे, संस्था का अर्थात किसी छात्रावास पे नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है बाह्य खाद्य वस्तुओं को लाने की, खाने की, इसकी अनुमति नहीं होगी। दूसरा है घर से उपयोगी फर्नीचर लाने की, इसकी परमिशन नहीं होगी। तीसरा किसी मित्र या रिश्तेदारों से संस्था में मिलने की, इसकी परमिशन नहीं होगी। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी की परमिशन नहीं होगी। आपको ये बताना है सही उत्तर क्या है। चलिए 5 सेकंड हम देख लेते हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, घर से उपयोगी फर्नीचर लाने की, इसकी अनुमति अगर आप देखा जाए मोटा मोटा तो सभी थोड़ा से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी अनुमति जनरली इजीली नहीं मिलती है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसमें उत्तर होगा घर से उपयोगी फर्नीचर लाने की। अर्थात
बाह्य खाद्य वस्तु में बच्चा ला सकता है, बच्चा चाहे फ्रूट खा सकता है, मिक्सचर बिस्किट वो अपने लेके ला सकता है। सुरक्षित वस्तुएं ऐसा जिससे उसकी तबीयत खराब ना हो, ऐसा बिल्कुल वो ला के खा सकता है। उसके संस्था में उससे मिलने के लिए मित्र और रिश्तेदार आ सकते हैं, लेकिन वो भी कब, टाइम पे, गिवन टाइम पे ही आएंगे। हर समय रात्रि में या किसी भी समय नहीं आएंगे, टाइम पे आएंगे। और घर से उपयोगी फर्नीचर लाने की इसलिए अनुमति नहीं होती है कि इसमें विशेषीकृत हो जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा, आपने टेबल दिया सभी बच्चों को, किसी बच्चे के टेबल में अच्छा नहीं लग रहा, वो रिवॉल्विंग चेयर लेके आ गया अपने घर से कि मैं तो चक्के वाले चेयर लेके आऊँगा, और वो एक स्टेटस सिंबल बन गया फिर आपके यहाँ। तो घर से उपयोगी फर्नीचर लाने की अनुमति संस्था पे नहीं होगी, इस चीज़ के कार्य की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। तो ये थे 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। अच्छे लगे हैं तो देखिएगा, और अब अपना आकलन कीजिएगा आप लोग कि इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न अच्छे से बना रहे हैं। टेलीग्राम में मुझसे शेयर भी कीजिएगा कि सर हम इतना बना लिए, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और मान लीजिए अगर आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं तो प्रबंधन के जो हमारे वीडियोस बने हुए हैं उन्हें एक बार फिर से देखिएगा। हार्डली 1 घंटे सवा घंटे का एक, सभी 5 वीडियो देखेंगे तो हार्डली 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो दिखेगा। और आगामी वीडियो में मैं फिर से 20 प्रश्न लेकर आऊँगा आप सभी के समक्ष, ताकि आप लोग को एक बार आप देख लें और आपका जो है लेवल अप हो जाए। और मुझे कमेंट में और बताइएगा कि आपको और कैसे वीडियो चाहिए, क्या चाहिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। स्वास्थ्य के कारणों से हम नियमित रूप से नहीं आ पा रहे थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। और आगे बढ़िए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और आगामी 20 क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। तब तक पढ़ते रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।